यह कहानी है मेरी मित्र अर्पिता की। अर्पिता एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जहां लड़कियों की शिक्षा का कोई मोल नहीं था। जहां 10वीं तक पढ़ाई कर ली, बस उसके बाद शादी करवा दी जाती थी। पर अर्पिता के माता पिता ने उसे बड़े प्यार के साथ पाला और अपने घर, परिवार, मोहल्ले वालों से लड़ झगड़ कर अर्पिता को कॉलेज पढ़ने भेजा। वो चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वो हमेशा अर्पिता को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी उन्होंने उसे पढ़ाया, लिखाया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजा। गांव से निकलकर जब अर्पिता पहली बार शहर में आई तो उसे ये स्वतंत्रता, यहाँ का वातावरण, खुले विचार, बिना रोक टोक की बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि लड़के भी कॉलेज में पढ़ते थे। अमित से उसकी मुलाकात दूसरे मंजिल से नीचे उतरते हुए हुई थी। वो फाइनल ईयर में था और अर्पिता फर्स्ट ईयर में। ये पहली दोस्ती जो हुई वो अर्पिता को अमित का दीवाना कर गई। फाइनल एग्ज़ाम आते आते तो दोनों शादी के सपने देखने लगे थे। अमित का तो वैसे भी आगे पढ़ने का मन नहीं था, उसको तो वैसे भी अपने पापा का बिजनेस संभालना था, इसलिए उसके लिए ग्रेजुएट होना ही बड़ी बात हो गई थी। लेकिन इधर अर्पिता पर तो अमित के प्यार का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। उसका एक कदम उसके घर में आने वाली हर लड़की की शिक्षा को रोक देगा। अमित ने उसे सपने भी रंगीन ऐसे ही दिखाए थे। वो तो अक्सर उससे यही कहता था, आखिर इतना पढ़कर तुम्हें कौन सा नौकरी करनी है? अरे तुम तो एक बिजनेस फैमिली में जा रही हो, हमारे यहाँ तो नौकर काम करते हैं, तुम्हें तो वैसे भी शादी के बाद आराम करना है। अर्पिता धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी थी। गांव में पली बढ़ी लड़की को शहर का आराम अपनी ओर खींचने लगा था। उसे अमित पर अपने से ज़्यादा विश्वास हो चला था, पर वो जानती थी कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तैयार तो अमित के माता पिता भी नहीं थे। आखिर अर्पिता उनके स्टैंडर्ड से मैच भी नहीं खाती थी, तो उन्होंने भी अमित को शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन अमित तो अर्पिता के साथ शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। उधर पता नहीं गांव में कैसे अर्पिता के माता पिता को पता चल गया और वो उसे यहाँ से वापस गांव ले गए। एक रात अर्पिता सबको नींद में सोता हुआ छोड़कर गांव से भाग गई, पर गांव से भागने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो आते समय अपनी माँ की अलमारी में से सोने के गहने और पैसे चुरा लिए। अमित तो उससे शादी करने के लिए वैसे भी तैयार था, तो दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। पर अमित के माता पिता ने तो शुरू में उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब दोनों ने सोने के गहनों को बेचकर अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था की। जब तक प्यार परवान था और जेब में पैसे थे, तब तक अमित भी अर्पिता की हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्यार का नशा उतरा और पैसे भी खत्म हो गए, तो दोनों को आटे दाल के भाव का पता चल गया। दोनों पति पत्नी में लड़ाई होने लगी, लेकिन दोनों की समस्या ज़्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि अमित अपने माता पिता का अकेला बेटा था। बाकी तो दोनों बेटियां थीं। बुढ़ापे में बेटा ही सब कुछ संभालेगा, ये सोचकर कुछ दिनों बाद वो खुद अमित को लेने आ गए और मजबूरन उन्हें अर्पिता को ले जाना पड़ा। आज घर में काफ़ी रौनक थी। छोटी नंद शिवानी की शादी 5 दिन बाद ही थी, तो सब उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। बड़ी नंद बिल्लो और उसके पति भी घर आए हुए थे। सब लोग पिताजी के कमरे में बैठकर इसी बारे में बात कर रहे थे, जबकि घर की बहू अर्पिता सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे ही चाय नाश्ता तैयार हुआ तो सबका चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई।
लेकिन उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब लोग नाराज़ होने लगे। अर्पिता को तो ये बात बहुत खराब लगी, पर फिर भी उसने सबको चाय नाश्ता दिया और खुद भी अपना चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। लेकिन तभी मम्मी जी ने उसके पति अमित से अर्पिता को बाहर भेजने का इशारा किया, जिसे अर्पिता ने देख भी लिया। लेकिन अनजान होने का नाटक करती हुई वो चुपचाप बैठी रही। अंत में अमित ने अर्पिता से कहा, हम लोग कुछ ज़रूरी बात कर रहे हैं, प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लो। अर्पिता ने प्रश्न भरी नज़रों से अमित को देखा, जैसे कह रही हो कि मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ, भला मेरे सामने बात क्यों नहीं हो सकती। मुझे भी तो इस घर में क्या चल रहा है वो सब बातें जानने का हक है। शायद उसकी ये बात उसकी नंद ने समझ ली, इसलिए वो अर्पिता से बोली, भाभी वो क्या है ना कि जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। अभी तो आपका कोई काम है नहीं, तो आप नाश्ता करके अपने काम ख़त्म कर लो। वैसे भी आपको पता है शादी के घर में बहुत काम होते हैं और आप घर की बहू हो तो आपको ही सब कुछ संभालना है। उसकी बात सुनकर अर्पिता ने मन ही मन सोचा, हाँ मैं तो घर के काम करने के लिए ही हूँ, बाकी तो मुझे पता भी नहीं कि कौन कब चला आ रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है, घर में क्या सामान आया और क्या नहीं। बाजार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिया जाता है, मुझे तो कुछ भी बताया नहीं जाता, पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपनी क्या बेइज्जती करे, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक तो उससे कुछ खाते ही नहीं बना, पर भूखे क्यों रहना, इसलिए अपना नाश्ता ख़त्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी कि देखा सब लोग तैयार होकर जा रहे हैं। नंदोई जी तो अपनी चाबी उठाकर पिताजी के साथ बाहर निकल लिए। वहीं दोनों नंदे अपना बैग लहराती हुई बाहर आई और भाभी को बाय बाय कहकर निकल गई। सासू माँ जी भी बाहर आई और अर्पिता को काम बता दिया, बहू हम लोग ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना। उसे काम बताकर वो भी बाहर निकल गई। समीर बाहर आया और कमरे में अपना पर्स और बाइक की चाबी लेने चला गया। अमित तुम सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? अर्पिता ने पूछा। उसकी बात को सुना अनसुना कर अमित बोला, अभी मम्मी ने बताया तो सही कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं। हाँ पर कहाँ बताया ही नहीं, अब ज़रूरी है क्या हर बात तुम्हें बताना, बता तो दिया कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया वो कर लेना। कहता हुआ अमित चाबी लेकर वहाँ से निकल गया। अर्पिता उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठे थे, पर पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी गए नहीं थे। अर्पिता वहीं दरवाजे पर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद उसे घर में काम करने वाली मेड आती दिखी। उसके आने पर अमित की माँ का उसे अपने पास बुलाना और उसे कुछ समझाकर वो लोग वहाँ से निकल गए। मेड घर में आ गई तो अर्पिता ने दरवाज़ा बंद किया और आकर सोफे पर बैठ गई। मेड अपने काम में लग गई। सबसे पहले उसने अमित की माँ के कमरे की सफाई की और फिर बाहर निकलकर उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया। उसे ताला लगाते देखकर अर्पिता ने पूछा, अरे काकी ताला क्यों लगा रही हो? उसकी इस बात को सुनकर मेड ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैडम ने कहा है कि उनके कमरे की साफ सफाई करके ताला लगा देना। हैरानी तब हुई जब मेड ने चाबी उसे देने की जगह अपने पास रख ली और घर के बाकी के कमरों की सफाई करने लगी। एक नौकरानी पर भी आंख मूंदकर विश्वास था, पर अपनी बहू पर नहीं। माना कि मेड यहाँ कई सालों से काम कर रही है, पर वो भी तो इस घर की इकलौती बहू है। आज नहीं तो कल उसे ही तो सब कुछ संभालना है। खैर अर्पिता ने देखा कि जैसे जैसे मेड सफाई करती जा रही थी वैसे वैसे सब कमरों पर ताला लगाती जा रही थी।
उसने सिर्फ नित्या का कमरा, रसोई और हॉल ही छोड़ा था जहाँ ताला नहीं लगाया था। काकी, आप तो जा रही हो, अब सारे कमरों को ताला लगा दिया तो चाबी भी दे दो, नहीं तो जब वो लोग आएंगे तो दरवाज़ा कैसे खोलेंगे। उसकी बात सुनकर मेड बोली, माफ़ करना बहुरानी, पर मेम साहब ने मना किया है आपको चाबी देने से। उन्होंने कहा है कि ताला लगाकर चाबी पड़ोस वाले तिवारी जी को दे जाना। कहकर मेड घर से निकल गई, जबकि अर्पिता सोफे पर बैठी एकटक देखती रह गई। अर्पिता ने कहाँ तो ऐसे सपने देखे थे कि बहुत खुशहाल जीवन जिएगी, उसका पहला प्यार उसको मिल गया, ऐसा उसने सोचा था। पर अब ससुराल वालों से पाला पड़ रहा था कि कहाँ तो घर में नौकर चाकर काम करते थे, अब ले देकर के एक मेड रह गई जो घर की साफ सफाई के लिए आती थी। बाकी रसोई का सारा काम अर्पिता के हिस्से में डाल दिया गया। अब तो अमित भी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में रहता था। अर्पिता के हिस्से सिर्फ जिम्मेदारी आई थी, उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया था। आज उसे पछतावा होता था कि क्यों उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने माता पिता का दिल दुखाकर वो भी खुश नहीं है। दोपहर के 3 बज गए, तब तक सब लोग आ गए। अमित पड़ोस वाली आंटी के घर से चाबियां ले आया। अब वो लोग फिर से हमेशा की तरह सारा सामान लेकर सास के कमरे में गए। अभी सब लोग सामान के साथ सासू के कमरे में ही थे कि अर्पिता उन लोगों को खाने के लिए बुलाने आई। उस समय छोटी नंद अपने सोने के गहने पहनकर दिखा रही थी, जिसकी शॉपिंग शायद आज ही की गई थी। एकदम से अर्पिता को वहां देखकर उसने फटाफट ज्वेलरी निकालकर बैग में रख दी। वहीं सासू अर्पिता को देखकर गुस्से में बोली, बहू, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि किसी कमरे में कैसे जाया जाता है। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अचानक सास के सवाल से अर्पिता हड़बड़ाती हुई बोली, जी दरअसल मैं वो आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। उसकी बात सुनकर अमित नाराज़ हो गया और बोला, खाना क्या भाग कर जा रहा है, आकर खा तो रहे थे, यूं एकदम से मम्मी के कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? अर्पिता ने कहा। उस टाइम पर अर्पिता बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, ये आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ, मैं भला इस कमरे में क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती तुम मेरे कमरे में, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा यहाँ आना। एकदम से अर्पिता की सास बोली, यहाँ सारा कीमती सामान रखा होता है। उनकी बातें सुनकर अर्पिता को ऐसा लगा जैसे कोई उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा हो। इस पर आपको मुझसे ज़्यादा मेड पर विश्वास है, जबकि मैं आपके घर की बहू हूँ। मैं घर में मौजूद थी, फिर भी आपने मेड से कमरों में ताला लगवाया और चाबी आंटी के घर पर दे दी। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। अर्पिता बोली। भला तुझ पर भरोसा क्यों करे? अर्पिता की सास बोली। अरे, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी? तू तो तेरे ही माँ के गहने चुरा के भागी थी ना, याद है कि भूल गई? फिर तेरा क्या भरोसा कि तू हमारे गहने नहीं चुराएगी? यह सुनकर अर्पिता बिल्कुल हैरान हो गई। वो हैरान हो गई। उसको लगा जैसे किसी ने उसे आईने के सामने खड़ा कर शर्मिंदा कर दिया हो। अपने इस प्रतिबिंब को वो देख नहीं पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी, इसलिए अपने आंसू लेकर कमरे के बाहर निकल गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आज सचमुच उसके माता पिता का चेहरा उसे याद आ रहा था।
उनके विश्वास को तोड़कर आज जो कुछ उसे मिल रहा था शायद वो उसी के लायक थी। अगर आप लोगों को आज की ये कहानी अच्छी लगी है और इसमें अगर कोई भी कमी लगी है तो आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर छोड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।